गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द IAS हब। गाइस, वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। हम अभी शुरू हो रहेंगे इस सेशन को। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। ओके, वी विल बी वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स टू ज्वाइन। तो जब सब लोग आ जाएंगे तभी जो है इस सेशन की शुरुआत होगी। एंड आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग विद यू दैट टुडे द हिंदू डोंट publishes doesn't publishes the newspaper because yesterday there was मकर संक्रांति। 15 तारीख को कल मकर संक्रांति थी, तो आज जो है द हिंदू के कोई एडिशन अवेलेबल नहीं होते हैं। बट वी ट्राइड टू यू कैन से ब्रिंग समथिंग फॉर यू टुडे एज वेल, ताकि हमारा कनेक्ट जो है वो खराब ना हो। तो वी आर स्टिल यू कैन से प्रोवाइडिंग समथिंग। बेसिकली दिस सेशन दैट आई एम ब्रिंगिंग फॉर यू, आई प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम द हिंदू वेबसाइट। सो इट इज गोइंग टू बी अ स्मॉल सेशन, छोटा सेशन होगा ये, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। ओके, तो आई एम ऑलरेडी मेंशनिंग अबाउट दीज थिंग्स टू यू। मोहित, गुड मॉर्निंग। सेशन छोटा ही होगा क्योंकि चलिए, गुड मॉर्निंग नवीन। सो वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, जल्दी से इस सेशन को शुरू करेंगे। ओके, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस। चलिए, सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर। देखते हैं आज के सेशन में क्या खास है। महिमा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग महिमा। नवीन, गुड मॉर्निंग। मोहित, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से इस सेशन को शुरू करेंगे आज। ओके, सो लेट मी टेल यू फ्यू मोर थिंग्स। सुमन, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर सेशन फॉर शतक सीरीज। आज सुबह जो है शतक का टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, एंड MK सर विल बी टेकिंग अप द डिस्कशन पार्ट हेयर। So it is going to be a really informatory experience for you. So please you do connect with us at 9. Okay, still वो possible हो पाएगा, अभी भी जो है registration open होगा, आप ज़रूर इसको try कर सकते हैं। So चलिए, let's start this session without further ado. Let's see what exactly is there for us in today's newspaper. और मैं क्या लेके आया हूँ, अखबार तो आया नहीं है लेकिन हम ज़रूर आए हैं। चलिए, so Nelson Mandela, like we will be starting with his words. He said that after climbing a great hill, one only finds that there are many more hills to climb. After climbing a great hill, we realizes there are many more hills to climb. Now, how we can use this particular statement? So you need to understand it is related to the human nature, that we should keep growing in our life. We should keep on enhancing our capabilities. Capabilities को आप हमेशा जो है वो enhance करते रहिए. This is what it is telling us. Now you need to be understanding this part. Now clearing UPSC is a really difficult task, but it is just a hill. Hill in the sense आप UPSC clear कर लेते हो. Okay. After that, governance, providing governance, दिस इज इटसेल्फ अ वेरी बिग चैलेंज। इतना आसान नहीं है जितना लगता है। तो ये यूपीएससी की जो प्रिपरेशन की पूरी प्रोसेस है, बेसिकली इट प्रिपेयर्स यू फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। दैट्स द मेजर टास्क दैट यू विल बी डूइंग, एंड देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस इन सर्विसेज। सर्विसेज इतनी स्मूथ नहीं होती हैं, वहां पे आपका रियल टेस्ट होता है। ये तो सिर्फ एंट्रेंस का एक रास्ता है। ओके, वंस यू आर क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम, यू एंटर्ड अ सर्विस, and that service is going to test you out further. Look at the difficulties that our country is facing right now. कितने प्रकार की समस्याएं हैं जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। ओके, सो ये बात देखिए ना, you have to provide development to the people. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आपको लोगों को डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है। You have to, you can say there is this additional headache or you can say problem that the Indian bureaucrats are going to solve.
देखिए, तो डेवलपमेंट का जो टास्क है वो तो सब जगह होता है, ठीक है ना। यूएस में भी अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हो तो आप, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, वो सारी बातें कॉमन है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, the bureaucrats, they do have this responsibility to bring the social change. यहाँ पे सोशल चेंज लाने का एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है, क्योंकि कास्ट सिस्टम इट इज देयर इन इंडिया ओनली, एंड दिस कास्ट सिस्टम इट इज सो इनग्रेन्ड इन आवर माइंड्स कि उससे बाहर आना इतना आसान नहीं है. दिस इज द मेजर पॉइंट हियर. ओके, सो वट एवर वी मे बी सेइंग, द फाइट इज नॉट ईजी. तो अगर आप यूएस में कोई ब्यूरोक्रेट लगता है तो उसके लिए कास्ट सिस्टम वहां पे प्रॉब्लम है ही नहीं. बट हियर इन इंडिया इट्स अ मेजर प्रॉब्लम. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज देयर. दोज थिंग्स वी हैव टू हैंडल, एंड दे हैव टू हैंडल इट विद, यू कैन से विद माइंडफुलनेस. आप ऐसे नहीं कर सकते काम कास्ट जैसे सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर. इंडिया इज अ डाइवर्स सोसाइटी, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आर देयर, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स आर देयर. यू हैव टू रिस्पेक्ट दोज थिंग्स एंड इट शुड बी देयर इन योर माइंड. So it is again a hill to climb, providing development governance, you can say fulfilling the responsibility in your duty, that is also a hill to climb. This is what Nelson Mandela is saying. So never ever feel that aapne ab sab kuch achieve kar liya. This is not the human nature. Human nature is about expansion, expanding your capabilities. हमारे सबके नेचर में है ये. ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट. दिस इज व्हाट ह्यूमैनिटी इज अबाउट, दैट इज टू एनहांस योर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटीज ओवर द टाइम. सो ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं, और इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लाइफ में. हमेशा एक ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अभी और बहुत चीजें पार करनी होती है. ओके, तो एक शेर होता है कि तू बाज है, बाज जैसी टेढ़ी उड़ान है. ओके, लेकिन अभी आसमान और भी है, ठीक है ना. तो वो चीज समझना है. सो वी विल बी पिकिंग अप दीज 3 टॉपिक्स टुडे: रिमोट वोटिंग, फ्रीबी डिबेट एंड इंडिया नेपाल रिलेशंस. तो मेजरली इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करते हैं. एज आई टोल्ड यू, लाइक आई प्रिपेयर्ड दिस पर्टिकुलर सेशन फ्रॉम द हिंदू वेबसाइट. सो वहां से सब कुछ आया है. रिमोट वोटिंग, इट इज पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 2. पॉलिटी गवर्नेंस के अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं. नाउ वी डू हैव दिस आर्टिकल 3 to 4 विच मेंशंस अबाउट इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन. ओके, and this election commission has this responsibility to conduct free and fair election in India. To facilitate free and fair election, voter participation is important. Voter एक important role play करता है. Okay, so the constitutional responsibility of election commission is that they have to carry out free and fair election. But if voter is not participating, तो election commission अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाएगा. सिंपल सा फंडा. Now you have to understand this thing. Last Lok Sabha election, okay, if we see what was the voting percentage, it was 67%. मैं rough figure लेके आ रहा हूँ. 66 point something कुछ था. 67 is the round of figure. Okay, 67% was the voting percentage. Now you just understand this thing. Means 33% people, they are not voting due to multiple reasons. Okay, कुछ लोगों का मन नहीं होता वोट करने का, कुछ लोग छुट्टी मना रहे होते हैं. बट देर आर सम सर्टेन पीपल हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द वोटिंग बट दे कैन नॉट बिकॉज ऑफ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज. भाई उनके जो है वो चाहते हैं कि अपने घर जाके वो वोट करें, लेकिन अपनी सैलरी नहीं वो खो सकते. सो दैट्स द मेजर पॉइंट हियर. दे आर बेसिकली माइग्रेंट्स. नाउ in India we have significant number of migrant population. तो अगर आप देखेंगे like nearly 45 crore people, now this is the old 2011 census I am talking about. 45 crore people, they were migrants in India and they are the, you can say, big volume of voters. ये major chunk है आपके voters का, अच्छा खासा number है. okay, now mains के अंदर आप इस fact को जरूर use करना है आपने. So this is what it is. And they are not having this chance that to carry out, to exercise their voting right. भाई अपना voting right वो exercise नहीं कर पाते because ये concern है. So to address this particular thing, election commission they propose this idea of remote voting. Remote voting का idea जो है यहाँ पे propose किया गया है. It is not easy to implement.
इलेक्शन कमीशन टुडे दे विल बी कैरिंग आउट यू कैन से डेमोन्स्ट्रेशन। आज वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि किस तरीके से ये होगा, आज किया जाएगा, 16 जनवरी को करना था उन्होंने। ओके, सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम दे विल बी यूजिंग अ मशीन। अब देखो ये कैसी ईवीएम मशीन होगी। दिस ईवीएम मशीन कैन बी यूज्ड, सिंगल मशीन कैन बी यूज्ड फॉर 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एक मशीन काम कर सकती है, ये कैपेसिटी है इसकी। हाउ इट विल बी डन? सो वोटर, नाउ वोटर विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। सबसे पहले तो वोटर को रजिस्टर करना पड़ेगा कि मैं सपोज आई एम स्टेइंग इन पंचकुला, but my voting, you can say my voting card is in, say it is registered in Hisar. So if I want to vote, I have to first register. मैं रजिस्टर करूंगा कि हाँ मेरे लिए पंचकुला में अरेंजमेंट किया जाए, तो मेरे लिए अरेंजमेंट होगा। ओके, वो पर्टिकुलर मशीन लगेगी वहाँ पे। और सेम थिंग से सम वोटर मे बी फ्रॉम यूपी एंड ही इज लिविंग इन मुंबई, सो इन मुंबई ही विल बी फर्स्ट रजिस्टरिंग दैट हिज वोटर कार्ड, अपना वोटर आईडी वहाँ रजिस्टर करेंगे। अकॉर्डिंगली दे विल बी प्रोवाइडिंग द दे विल बी मेकिंग द अरेंजमेंट। पहले एक बार पता लग जाए ना कितने लोगों को एक तरीके से वोटिंग कार्ड, आप कितने लोगों को संभालना है, कितने लोगों के लिए अरेंजमेंट बनाना है, तो उसके बाद ही आपको आइडिया लगता है। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन विल डेफिनेटली मेक द अरेंजमेंट। तो पहले वोटिंग का रजिस्ट्रेशन हो गया, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्लस वेरिफिकेशन। ओके, नाउ वेरिफिकेशन इज डिफिकल्ट, बोगस वोटर ना हो कोई, तो ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट है। और इन एंड दिस इज द यू कैन से टास्क, दिस इज द चैलेंज, ये चैलेंज भी होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। तो ये एक चीज है। When that person will be going showing the voter card, he will be getting this display of his constituency. जैसे ही वो पता लगा कि ये आदमी वोटिंग करने जा रहा है, वो जो बोर्ड होगा, मशीन का बोर्ड होगा, इट विल डिस्प्ले हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड along with it the number of candidates, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी और उसके कैंडिडेट्स जो होंगे वो सब कुछ एक साथ नजर आएगा। This is the arrangement that will be done. Again, this is just going to be the standalone machine, no network system, कोई network system नहीं होगा। Okay, so same machine में multiple constituency के लिए वोट किया जाएगा। That's the part here. Now challenges तो हैं इसके अंदर, मैंने आपको बताया। पहली चीज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द वोटर, भाई गलत तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज द यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। ओके, अब देखो बात क्या होती है, यू आर लिविंग इन मुंबई, मुंबई के अंदर आप रह रहे हो ना, मुंबई के अंदर थोड़ी ना इलेक्शन हो रहा है, द इलेक्शन इज देयर फॉर यूपी। सो यू हैव टू क्रिएट दैट एनवायरमेंट वेयर सीक्रेसी ऑफ द वोट एज वेल एज द अदर थिंग्स आर एड्रेस्ड, जहां पे आप सीक्रेसी को अच्छे से एड्रेस कर सको, वो फैसिलिटेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। देयर आर कंसर्न्स से इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब देखो मुंबई के अंदर अच्छी खासी जनता है जो यूपी बिहार से जाके वहां पे रह रही है, देयर आर अ मेजर चंक ऑफ वोटर एंड दे कैन मेक वेरी बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस वो बना सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, द कैंपेनिंग में एंड इन यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार में कैंपेनिंग एंड हो गई, लेकिन मुंबई में अभी भी कैंपेनिंग चल रही है। द वोटर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, सो दैट इज गोइंग टू बी ए चैलेंज, वो भी एक मेजर चैलेंज होगा। देन देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ पोलिंग एजेंट्स एट रिमोट वोटिंग बूथ। भाई आप अपने स्टेट में, यूपी में इलेक्शन हो रहा है, तो यूपी के एम्प्लॉइज को वहां पे एनरोल कर दोगे, एंगेज कर दोगे। हाउ विल यू फैसिलिटेट वोटिंग एजेंट्स इन द मुंबई, मतलब मुंबई में कैसे अरेंज होगा, क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज आप लगाओगे वहां पे? सो दोज थिंग्स आर, यू कैन से, दे आर टू बी एड्रेस्ड, और ये सब है। देन देयर इज अ लीगल इशू एसोसिएटेड विद दिस। नाउ to implement this idea, they have to, you can say, amend multiple laws. So representation of people act 1950-51, इनका थोड़ा amendment करना पड़ेगा। Not only that, election rules are there, election rules 1961, those things also have to be amended because it's a new system that is to be brought. अभी system क्या होता था कि भाई हम जो है वोटर आएगा अपने constituency में आके वोट दे सकेगा। Now that is not there. ये कुछ डिफरेंट सिस्टम होगा, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट रूल्स आर टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड इट्स अ चैलेंज। ओके, इट्स बिकॉज इट विल बी अ न्यू थिंग, नई चीज होगी तो चैलेंज होगा। देन डिफाइनिंग माइग्रेंट वर्कर, भाई हु इज अ माइग्रेंट वर्कर? वी डोंट हैव अ सिंगल डेफिनेशन, हमारे पास कोई सिंगल डेफिनेशन एज सच अवेलेबल नहीं है कि माइग्रेंट वर्कर क्या होता है।
तो ये एक चैलेंज होगा कि आप पहले इसे डिफाइन करेंगे कि माइग्रेंट वर्कर क्या है. ओके, सो इट वॉन्ट बी दैट इजी, इतना आसान नहीं होगा, but definitely it's a good move that election commission is trying to make here, because it is going to facilitate the true sense of democracy कि भी हाँ हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो किसी भी चीज का मोहताज नहीं है. ओके, एंड इट इज अ फैसिलिटेटर एंड इलेक्शन कमीशन हैज द कैपेबिलिटी टू फैसिलिटेट दिस. तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंज तो होंगे, मशीन खराब हो गई एंड अदर थिंग्स, दीज थिंग्स आर डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर. So that's why we have to see how this will be implemented. देखना पड़ेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है कैसे होगा. Now here I have brought this particular question for you. देखिए प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन, बट बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये जब ये पूछा गया था, काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे. सो इट इज आस्किंग राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया. राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, इट इज अ, क्या है ये? क्या ये फंडामेंटल राइट है? नहीं. नेचुरल राइट है? नहीं. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? बिल्कुल है. लीगल राइट भी है? नहीं है. सो दिस इज व्हाट यूपीएससी डिड आस्क इन 2017. अब ये आपको ध्यान रखना है. ओके, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. शिव प्रताप, माय वॉइस, मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है. ओके, मेरी आवाज आ रही है, मैंने खुद चेक कर लिया है. आज उम्मीद है कि स्मूथ, बिल्कुल एकदम स्मूथ जाएगा लेक्चर. चलिए, सो वी हैव दिस नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज टॉकिंग अबाउट फ्री बी इज नॉट एन इशू. Issue is how you will give it. This is what Nirmala Sitharaman, our finance minister, she is coming up with a statement कि free B जो है वो अगर आप कायदे से दोगे तो कोई समस्या उसमें नहीं है. Okay. Now first of all we must be knowing this. We have to define what is free B. देखो आंसर इसके अंदर जब हम लिखेंगे, मान लो सवाल आ गया, जीएस पेपर 3 में आएगा ये क्वेश्चन, सब्सिडी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन. ओके, मोदी जी ने बोला रेवड़ी कल्चर, एंड द सुप्रीम कोर्ट आल्सो स्टार्टेड दिस डिबेट. सुप्रीम कोर्ट ने भी ये डिबेट स्टार्ट की थी कि भाई क्या हम वाकई ही ऐसे मॉडल के हिसाब से चल सकते हैं जहां पे फॉल्स प्रोमिसेस जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज बनाती रहेंगी वोटर्स के साथ. सो ये बेसिक आइडिया है, ये बेसिक प्रीमाइस था इसका. एंड अदर पार्ट इज दिस, इज इट फाइनेंशियली जस्टिफाइड दैट टैक्स पेयर का पैसा लेके आप पॉपुलिस्ट मेजर के लिए यूज कर रहे हो? तो वो टैक्स पेयर डिसअपॉइंट नहीं होगा क्या? जब हम इंडिया में ये बात करते हैं कि वाई वी आर, यू कैन से वी आर टैक्स डिफॉल्टर्स, हम टैक्स डिफॉल्टर्स हैं, हम लोग टैक्स इवेड करते हैं, कोशिश ये रहती है. सो वन ऑफ द रीजन दैट इज देयर दैट टैक्स पेयर फील्स ही इज बीइंग चीटेड. टैक्स पेयर को ये लगता है कि भाई मैंने पैसा दिया था डेवलपमेंट के लिए, बट यहाँ पे तो हो नहीं रहा, फ्री में इधर उधर जो है वो बट जाता है पैसा. सो दिस इज हाउ इट इज. इट्स अ वेरी सीरियस इशू. Now the major point is this, first we have to define what is freebie. देखो आंसर में लिखने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए. It is something that is given to you without you having to pay for it. इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा. Specifically for attracting your support for interest in something. भाई आप सामने वाले से कुछ दोगे और उसका जो है एक तरीके से उनको अट्रैक्ट करोगे आपके इंटरेस्ट में काम करने के लिए. और यहाँ पे मेजरली क्या होता है, वोटर को एक तरीके से ल्योर किया जाता है. नाउ व्हेन यू आर ल्योरिंग द वोटर विद these false promises, we cannot say it is free and fair. और हमारा इलेक्शन कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर होना चाहिए. लेकिन अगर लालच देके आप किसी को बोलोगे तो फिर वो फ्री एंड फेयर नहीं होगा. दैट्स द पॉइंट हियर. सो वी हैव आर्टिकल 38. There is another interesting thing here. This is the DPSP, Directive Principle of the State Policy. It is asking that it is the responsibility of the government to facilitate welfare. लोगों का welfare करना, ensuring socio-economic political justice, minimizing the inequalities in terms of income status, facilities and opportunities. So it means that if government is providing something, अब सरकार अगर किसी को कुछ देती है, फ्री लैपटॉप भी दे दिया, ठीक है, तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो इंप्रूव हो रहा है ना. इट इज इन लाइन विद द वेलफेयर आइडिया दैट योर कॉन्स्टिट्यूशन इज आस्किंग योर गवर्नमेंट टू डू. ये उसी के हिसाब से है, कुछ अलग तो नहीं है. दैट्स द पॉइंट हियर. दिस इज व्हाट आई वांट टू से. ओके, सो फ्रॉम दिस एंगल दिस अपीयर्स टू बी राइट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर.
वी डोंट हैव अ लीगल डेफिनेशन फॉर फ्रीबीज। हमारे पास फ्रीबी की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, ओके। एंड देयर आर पीपल हु विल बी आर्ग्यूइंग दिस थिंग दैट द टैक्स हॉलिडे दैट इज अनाउंस फॉर द कॉर्पोरेट्स, जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं वो ये भी बोलते हैं भी कॉर्पोरेट्स को आप जो है टैक्स हॉलिडे देते हो, इज इट नॉट फ्रीबी? क्या वो फ्रीबी नहीं है कि भी आप किसी को अलाउ कर रहे हैं कि आप टैक्स ना पे करें? ओके, सो ये भी एक सवाल बनता है, फिर गरीब के ऊपर मार क्यों पड़ रही है? हम डिबेट ये क्यों करते हैं कि किसी को टीवी दे दिया, किसी को साइकिल दे दी? दैट्स द पॉइंट। नाउ election commission is categorical about this thing that there is no precise definition what is rational freebie and what is irrational freebie. rational freebie हम normally अगर हम देखें, मुझे अगर define करना होगा rational freebie, so say बिहार government, okay, बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाइसिकल, गर्ल्स के लिए बाइसिकल जो है वो बिहार गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया एंड इट प्रोड्यूस्ड रियली गुड रिजल्ट्स इन द सेंस द एनरोलमेंट रेशियो ऑफ गर्ल्स इट इंक्रीज्ड इन बिहार। तो वहां पे एनरोलमेंट रेशियो बढ़ गया, ये एक पॉजिटिव चेंज है। नाउ फ्रॉम दिस एंगल इफ वी सी इट्स अ रियली गुड थिंग, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है व्हेन यू कैन से पार्टी मैनिफेस्टो, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो क्या प्रॉमिस करे? टेलीविजन, प्रेशर कुकर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऐसे भी इंप्रूव होगा, ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव कर देगा, बट दिस इज प्योरली टू ल्योर वोटर, इट इज नॉट मेकिंग एनी सोशल चेंज, कोई बहुत बड़ा सोशल चेंज नहीं आएगा। दैट्स द पॉइंट हियर। नाउ हियर फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब देखिए आपको आंसर में जब कोई कोटेशन कोट करनी होती है, जब भी आप अपने आंसर में कुछ चीज लिखेंगे तो एक जनरल सी बात नहीं बोलनी होती, आप ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनने जा रहे हो। द डेफिनेशन इटसेल्फ शुड बी क्वाइट इन्फॉर्म्ड, अच्छी ब्रॉडन डेफिनेशन आपको लिखनी होती है आंसर के अंदर। एंड हेयर द पॉइंट इज यू कैन डायरेक्टली कोट द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत। So former chief election commissioner O.P. Rawat, he tried to, you can say, define this term, and he said that except for subsidies given to promote food production, direct benefit for employability, educational attainment, sports, cultural activity, free medical care, free food to destitutes, affirmative action for weaker section including women, everything else is a freebie. इन चीजों को छोड़ के बाकी जितना भी है वो सब फ्रीबीज में आप डिफाइन करो। दिस इज व्हाट ओपी रावत इज सेइंग। क्लियर? नाउ सुप्रीम कोर्ट इज अगेंस्ट फ्रीबीज। क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुद्दा उठाया? बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सेज दैट इट डिस्टर्ब्स द लेवल प्लेइंग फील्ड। कैसे डिस्टर्ब करता है लेवल प्लेइंग फील्ड को? जस्ट थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट इन पावर, जो गवर्नमेंट अभी पावर में है वो तो कुछ भी प्रॉमिस करती रहेगी दोबारा पावर में आने के लिए। दिस इज हाउ इट इज। सो इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस। इट इज नॉट अ फ्री फेयर इलेक्शन बिकॉज इट इज ल्योरिंग समवन, यू आर ल्योरिंग समवन, आप रिश्वत दे रहे हो किसी को। डू यू वांट टू हैव दैट कल्चर इन आवर कंट्री? दैट्स द पॉइंट हियर। सो इट शेक्स द वेरी रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. This is what the Supreme Court is pointing out, and that's why we have to debate क्या चीज रखनी है, क्या चीज नहीं रखनी है. So you can define it, okay? तो ये कुछ चीजें हैं जो जरूर हमें करनी है यहाँ पे, ठीक है ना? Then Supreme Court has mentioned few things. अब देखो इलेक्शन कमीशन को भी कुछ बोला है उन्होंने, okay? So election commission has this responsibility to look into implementation of model code of conduct, and it added this further power to the election commission to censor a political party if manifesto could not give a rationale for a particular promise or failed to explain how resources would be mobilized. तो ये एडिशनल एक टास्क सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को दिया था कि पार्टी मैनिफेस्टो को स्टडी करें, अकॉर्डिंगली कम अप विद दिस आइडिया। आपको एक चीज ये भी बतानी होगी कि कौन से प्रोमिसेस के लिए रिसोर्सेज कहां से आएंगे। इफ द पार्टी मैनिफेस्टो इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग इट इज फाइन। और मैं आपको बता रहा हूं पार्टी मैनिफेस्टो में
वो कुछ भी लिख देते हैं, ओके कुछ भी फॉल्स रिसोर्सेज लिख देते हैं और उसका जस्टिफिकेशन है हम यहाँ से कर देंगे वहाँ से कर देंगे टाइप्स होता है, ओके सो बट दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, ऑन पेपर एवरीथिंग इज देयर। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है टू सेंसर अ पार्टी अगर कोई promises false promises बनाती है वो पार्टी, तो this is the point here, okay now the point is this power of election commission to fight against, to you can say deal with this freebie issue is limited। ये पावर बहुत ही लिमिटेड है इलेक्शन कमीशन की, ना के बराबर है और कुछ नहीं करता। और मैं आपको बता रहा हूँ सेंसर करने का क्या मतलब होता है, आप उनको मीडिया में स्पेस नहीं दोगे, चुप करवा दोगे, यू आर नॉट आस्किंग अ पॉलिटिकल पार्टी टू मूव आउट ऑफ इलेक्शन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना, सेंसर करने की बात हो रही है यहाँ पे, ओके व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन, व्हाट डिफरेंस इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ऑन द ग्राउंड, सो दिस इज हाउ इट इज। सो ना के बराबर और वेग सी पावर है, डिफाइन ही नहीं कर रखी है आपने कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई इट्स अ नथिंग एट ऑल, ओके इट इज कुछ नहीं है ये। चलिए आगे। सो now when it comes to distribution of freebies there is another you can say angle that we have to explore, that is differences between the rich and poor states देखो when government is going to spend it is going to increase the fiscal deficit, तो fiscal deficit तो increase होगा, तो सरकारों के पास ये 100% leverage नहीं है कि they can keep on spending, ब्लाइंडली वो जाके पैसा खर्च कर सकें, ये बिल्कुल भी लीवरेज ना तो देनी चाहिए और ना होनी चाहिए, एंड वी हैव दिस कंपल्शन अंडर एफआरबीएम एक्ट। नाउ वी हैव दिस डिफरेंस दैट इज देयर दैट योर स्टेट्स दे आर यू कैन से इन अ डिफरेंट पोजीशन ऑफ डेवलपमेंट, अलग अलग डेवलपमेंटल सबका ग्रोथ रहा है एंड इनइक्वालिटीज आर देयर। नाउ रिच स्टेट्स दे कैन स्टिल स्पेंड ऑन यू कैन से एसेट क्रिएशन, बड़े बड़े मतलब हाईवेज वगैरह में ये लोग कर सकते हैं, whereas poor state they need to be focusing on welfare, वहां की समस्याएं अलग हैं and they cannot you can say you cannot have same parameter for all the states, that's the point here। सबके लिए सेम पैरामीटर हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, तो ये चीज है यहाँ पे, ओके that you have to deal with it। and other part is this, why the political parties are making false promises, क्यों? क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। सो इलेक्शन मैनिफेस्टो इज नॉट अ लीगली एनफोर्सिबल डॉक्यूमेंट, दैट इफ पॉलिटिकल पार्टी कोई रिफ्यूज भी कर दे, जैसे किसी ने बोला था कि जुमला था, जुमले बोल देते हैं इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन के टाइम पे, ओके तो एक बार जब आपने इलेक्शन जीत लिया उसके बाद आप बोल दो कि ये तो जुमला था, पहले तो आप प्रॉमिस मिलाओ उसके बाद बोल दो जुमला था, ऐसा अक्सर हुआ है ना यहाँ पे। सो दिस इज हाउ इट इज, that there is no legal accountability attached to the manifesto, उसका कोई कुछ भी बोल के लिख के कुछ भी कर दो आप, ये समस्या है यहाँ पे, okay and there is no law on this particular subject, that if political party is moving away from manifesto, भाई जो प्रॉमिस किया वो करके ही नहीं दिखा रहे, तो उसके लिए कोई लॉ हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि उसको लेके आप पार्टी को कुछ कह सको, कोर्ट में लेके जा सको, ऐसा कुछ भी नहीं है। So that's the point here and we need to have this type of arrangement। तो ये एक solution भी नजर आता है कि भाई पहले कानून बनाओ, पॉलिटिकल पार्टी इफ दे आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर पार्टी मैनिफेस्टो, देखो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता कि उनके पास 100% रिसोर्सेज होंगे, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और जरूरी नहीं है वो रिसोर्सेज एक साथ अवेलेबल हो, वो अलग अलग टाइम पे सरकार के पास आएंगे। सो फ्रॉम दैट एंगल इट इज फाइन, वी हैव टू कंसिडर दिस, बट देयर हैव टू बी सम अरेंजमेंट, कुछ तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना यहाँ पे, खाली तो हम नहीं छोड़ सकते, दैट्स द पॉइंट हियर। सो विल मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, अगली न्यूज पे चलते हैं। So Nepal Prime Minister Prachanda says he will visit India soon, okay वो इंडिया आएंगे, ठीक है। हाँ before that let me you can say discuss this question, which part of the Constitution of India declares ideal of welfare state, okay हमने अभी देखा था ये, ठीक है ये जो है मैंने आपको दिखाया था आर्टिकल 38 का, so it is related to your directive principles of the state policy, सीधा सा जवाब है इसका। चलिए सो नेपाल प्राइम मिनिस्टर प्रचंडा सेज ही इज गोइंग टू कम, ओके तो वो आएंगे यहाँ पे और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है नेपाल हमारे लिए, इंपॉर्टेंट इन द सेंस इट्स अ बफर स्टेट। बफर स्टेट कैसे है, ऊपर है हमारा चाइना और इधर है हमारा इंडिया और उसके बीच में है हमारा नेपाल, सो ये बफर का काम करता है, ठीक है ना, दिस इज हाउ इट इज। नाउ इंटरनेशनल रिलेशंस का कंपोनेंट बनेगा, बट व्हेन वी लुक इनटू Nepal,
So we do have a really long border with Nepal, and that border is porous. 1850 किलोमीटर का आपका नेपाल के साथ border है. That border is porous, and porous in the sense movement of people is allowed. तो हमारे border के अंदर आस-पास लोग आ जा सकते हैं. That's the point here. Okay. Now it's a good thing. As well as it brings the challenge. एक सही भी चीज है और दूसरा ये challenge भी आपके लिए लेके आएगा. Challenge क्या लेके आएगा? You have to manage this particular border, because here border management will be a challenge for you. यहाँ पे border management आपके लिए एक challenge हो जाएगा. It won't be that easy. So this is what it is, but that country is important, okay? और हमारे लिए important है और संभालना भी है हमें. Now when you look into India-Nepal relation, our equation वैसे तो historical cultural ties हैं, Hinduism, Buddhism, okay, and रोटी बेटी का रिश्ता, in the sense there is matrimonial, you can say relations that are there, matrimonial relations हैं, हमारी शादियाँ होती हैं. This is the equation that is there, and you must be knowing this. So Nepal, यहाँ पे नेपाल है, okay, and say this is the UP border and this is the Bihar border. And in that particular region, अब देखो इस border के अंदर there is a Madheshi community that is living. Madheshi community is there on the Indian side as well as they have, you can say they are there on the Nepalese side as well. So this is the equation that we have. ऐसे हमारे relation होते हैं. Now we signed this treaty, India-Nepal Treaty of Peace and Friendship. 1950 में हमने ये treaty sign की, and it's a special relations. Special relation facilitate करती है ये treaty. How it is? That citizen from Nepal, they can avail facilities and opportunities on par with Indian citizen in accordance with the provision of this treaty. It means that citizen from Nepal, they can you can say they can even work in Indian government. Indian government में भी वो काम कर सकते हैं. Okay. Already Indian army में lot of Nepalese they work. तो गुरखा रेजिमेंट में काफ़ी जो है अच्छा खासा नंबर उनका होता है. ठीक है जी. तो ये हमारा एक तरीके से रिलेशन बना. Now when we talk about, you can say people, so it is said that nearly 8 million people, 8 million Nepalese citizens, they are living and working in India. 8 million is a significant number. 80 लाख नेपाली population इंडिया में रह रही है, यहाँ काम कर रही है. Okay, this is how it is. And if you look into the bilateral trade, the rough estimate is this: it is nearly $10 billion. $10 billion के अराउंड का हमारा bilateral trade है, and it is in favor of India. Favor in the sense काफी हद तक इंडिया के ही फेवर में है. मींस इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड नेपाल इंपोर्ट्स. ओके, हम काफी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और नेपाल इंपोर्ट करता है. तो ये है कनेक्टिविटी. नाउ फॉर कनेक्टिविटी नेपाल इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन इंडिया. वो हम पे डिपेंडेंट है. इंडिया डज प्रोवाइड देम द एक्सेस टू पोर्ट्स. इंडियन पोर्ट्स का एक्सेस भी हम नेपाल को देते हैं टू कैरी आउट देयर ट्रेड. इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री. लैंडलॉक्ड है तो उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है. When it comes to defense cooperation, okay, like I told you about the Gurkha regiment, how Gurkha regiment is still employing the people from Nepal. काफी अच्छा खासा नंबर होता है उनका. And we are partner in the multilateral partnership. देखिए, BIMSTEC में हम साथ हैं, SAARC में हम साथ हैं, and BBIN, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal Motor Vehicle Agreement. So this is how closely you can say linked our relations are with Nepal. लेकिन हर रिश्ते के अंदर चीजें स्मूथ नहीं होती, थोड़ी बहुत कड़वाहटें भी होती हैं. And this is how it is. So there are troubles as well. बहुत से ट्रबल भी हैं हमारे जो है नेपाल के रिलेशन में. So चैलेंज को अगर हम देखें, okay, तो if I look into the challenge, now there is pending territorial dispute like काला पानी boundary dispute, सिस्ता water dispute. तो ये काला पानी बाउंड्री डिस्प्यूट अभी भी पेंडिंग है. सुस्ता वाटर डिस्प्यूट अभी भी पेंडिंग है. ऑलरेडी वी डू हैव अ पैनल, वी डू हैव, यू कैन से, फ्रेमवर्क अंडर विच टॉक्स आर गोइंग ऑन. बातचीत चल रही है, चीजें हो रही हैं. इट इज, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर इन अ पैसिव मोड एंड वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू, बट प्रॉब्लम इज सर्टेनली देयर ऑन द नेपालीज साइड. इंडियन साइड तो नेगोशिएट करने को भी तैयार है, बात करने को भी तैयार है. प्रॉब्लम क्या है नेपाल की साइड में है, दैट इज पॉलिटिकल consensus. Now it has been observed that all the political parties, they keep on changing their stance.
और कोई एक सिंगल कंक्रीट उनका विजन नहीं है। ये नेपाल के एंड पे देखा गया है। एंड हाउ थिंग्स आर डन, सो व्हेनेवर दे आर गोइंग फॉर इलेक्शन दे विल जस्ट फ्लेयर अप द एंटी इंडिया सेंटिमेंट। जब भी उनको इलेक्शन पे जाना होता है वो क्या करते हैं, वहां पे जस्ट एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को लेके आ जाते हैं। दिस इज हाउ दे पोलिटिसाइज द होल इशू। एंड recently when this Kalapani issue was raised, it was again a politicized matter that they were going for the election, और उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया था, बनता ही नहीं था ये मुद्दा, एकदम से मुद्दा बन गया क्योंकि इलेक्शन होने वाले थे वहां पे। When the election was over, things were settled. This is how things are done. Then issue with peace and friendship treaty. Now Nepal, like they have this idea that this treaty is basically favoring India. उनको ये लगता है कि इस ट्रीटी की वजह से नेपाल बंद गया है और ये ट्रीटी इंडिया को फेवर कर रही है और इंडिया इस ट्रीटी का यूज कर रहा है अपने फायदे के लिए। इट्स देयर थिंकिंग, ओके, दे हैव द राइट टू थिंक लाइक दैट। देन China's intervention. Now China is seriously, you can say, intervening in the matter. Not only this, even in the domestic politics of Nepal. वहाँ की domestic politics में भी China interfere कर रहा है, and it's a challenge. So we have to deal with this strong, powerful, you can say expansionist, aggressive neighbor, और वो हर जगह आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो वो नेपाल के साथ भी देखने को मिलता है। Then internal security issue. Now I told you about this thing, borders are porous, लोग आ जा सकते हैं, counterfeit currency वो नेपाल से इंडिया में आती है। Like there are instances where you can say Nepalese soil, it has been used for carrying out anti-India sentiment, बिल्कुल ऐसा होता है। IC-814 अगर आपको याद होगा, जो प्लेन हाईजैक हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं नेपाल से ही, काठमांडू से ही टेक ऑफ हुआ था। ओके, सो ये भी आप समझना पड़ेगा आपको कि कैसे कहाँ पे समस्याएं होती हैं। सो these are the issues that are there, and there are many more issues. ये तो सिर्फ कुछ एक मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक इशू ये भी है डीमोनेटाइजेशन का मामला। ओके, डीमोनेटाइजेशन इन द सेंस दे आर स्टिल हैविंग द करेंसी, वो 500 और 1000 के नोट नेपाल में अभी भी लोगों ने रखे हुए हैं। इंडिया के अंदर तो हमने सब बदलवा लिया, वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये बंडल के बंडल पड़े हैं, हम इसका करें क्या। अभी तक आरबीआई के साथ कोई उसकी डिबेट, डिस्कशन और नेगोशिएशन नहीं कंक्लूड हुआ है। सो दीज आर द चैलेंजेस। वो कहता है कि भाई नेपालीज जो पीपल हैं उनका नुकसान हो रहा है इसके अंदर, एंड इट्स क्वाइट लेजिटिमेट। उनका नुकसान हो भी रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी, क्यों नहीं हो रहा। वो नोट अब कहीं नहीं चल सकते तो वो रख के करोगे क्या। सो दिस इज हाउ इट्स अ चैलेंजिंग थिंग, बट वी कैन डेफिनेटली डील विद इट। इसके साथ हम डील कर सकते हैं। One thing is for sure that whosoever is saying that Nepal is getting too closer to China, okay, बोलते रहेंगे लोग, but they are spiritually, you can say, linked with the Indian setup. So जो हमारे cultural और historic ties हैं वो इंडिया के साथ ही हैं, and even China recognizes this thing that there is a limitation for border connectivity. India is the only choice for Nepal. हम ही हैं वो choice, जो नेपाल के लोग भी ये समझते हैं, okay, but it requires a political maturity in the political parties. जब अगर political parties में थोड़ी maturity आ जाएगी, things will be settled down. Okay, this is how the overall thing is about. Now let me introduce you to this particular question. ये सवाल है, so consider the following statement. Okay, now अब देखिए ये सवाल के अंदर मैं आपको सीधा थर्ड स्टेटमेंट पे लेके जाता हूँ। It is saying in last 5 years Nepal has been the largest trading partner of India in South Asia. ये कह रहा है कि पिछले 5 सालों में नेपाल जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया का साउथ एशिया में। नहीं, बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। ओके, बांग्लादेश के साथ हमारा बायलैटरल ट्रेड नियरली $18 बिलियन के राउंड का है। नेपाल के साथ तो मैंने आपको बता दिया $10 बिलियन के राउंड है, बांग्लादेश के साथ हमारा $18 बिलियन के राउंड है। तो थर्ड तो उड़ा दो आप। ओके, तो ये मतलब स्टेटमेंट गलत हो गया, नेपाल नहीं आएगा। बचा, अच्छा ये भी बच गया, ये भी गया। सो it is saying the value of India-Sri Lanka trade has consistently increased in the last decade. Yes, it appears to be right. Okay, so हमारा ties ठीक ठाक, हमारा trade जो है वो बढ़ा हुआ है consistently श्रीलंका के साथ. So A appears to be the right answer. Okay, so इस तरीके से भी UPSC अब सवाल कर रहा है थोड़े. Then we'll move to like this is what we have. Okay, for चलिए, so वो आज की इसका पार्ट नहीं था, ये कल का ही हमारा जो हमने कंटिन्यू किया था, एक स्लाइड मैंने इसकी ऐड कर दी थी आज. सो वी वोंट बी टेकिंग इट अप बिकॉज आई डिस्कस्ड इट यस्टरडे. इट वाज डिस्कस्ड इन डिटेल. कल ये इसको डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल के अंदर. ओके,
So let's you can say look into this question. Now this is the new question that I have added. ये एक नया सवाल है जो मैंने ऐड किया है. कमेंट आ रहा है कि ओके एक्सट्रीम स्टेटमेंट 1 and 3 यस ओनली टू होगा इसका आंसर क्या? नहीं, वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड. चलिए तो बढ़ते हैं, एक बार आगे चलते हैं. सो विद द पास्ट प्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ, अब देखो ये समझे नहीं ये क्वेश्चन कैसे करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला. ओके ये थोड़ा ट्रिक सवाल है, मतलब थोड़ी समझदारी के साथ करना पड़ेगा बिकॉज द ऑप्शंस आर क्वाइट क्लोज. नाउ इट इज सेइंग विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू. क्या चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफेक्टिवली कर सकती है? अब मेन मामला है इसके ऊपर. ओके नाउ ब्रिंग डाउन द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स. बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. हम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं. ओके वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग ना, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया. अब देखो फर्स्ट सही है तो फर्स्ट डी में भी है, बी में भी है, ए में भी है. क्लियर, मतलब इससे बात नहीं बनेगी. अब मेन आता है फोर्थ स्टेटमेंट को देखो, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन. टेक्स्ट टू स्पीच, नाउ ये तो हम सब ने भी यूज किया है, मैंने भी यूज किया है टेक्स्ट टू स्पीच, आपने भी यूज किया होगा टेक्स्ट टू स्पीच. ओके अभी भी जाके आप इस पीपीटी को टेक्स्ट टू स्पीच चला सकते हो, पीडीएफ को टेक्स्ट टू स्पीच चला सकते हो. सो वी ऑल आर यूजर. फोर्थ को जब हम उठाते हैं, फोर्थ इज देयर इन सी, फोर्थ सी में है, एंड 4 is there in D, 4 is there in B. ओके B में भी है, C में भी है और D में भी है, मतलब इसमें बात नहीं बनने वाली. ठीक है, लेकिन A तो हट गया कम से कम, A तो आपने बिल्कुल ही हटा दिया. ठीक, नेक्स्ट इट इज सेइंग, क्योंकि A में 4 नहीं है ना, नेक्स्ट इट इज सेइंग डिजीज डायग्नोसिस. बिल्कुल डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल करता है. ओके यू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग. नाउ अब हम देखेंगे जहां पे थर्ड नहीं होगा, जिसमें थर्ड ऑप्शन नहीं दे रखा. तो ये जैसे सी के अंदर थर्ड नहीं दे रखा क्योंकि थर्ड हमारे हिसाब से सही है, सो वी विल बी रिमूविंग इट. इसको आपने रिमूव किया. नाउ इट मींस योर आंसर इज आइदर बी और डी. बी और डी में से ये आपका आंसर हो सकता है. क्लियर, लेट्स लुक इनटू द सेकंड स्टेटमेंट. अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर. इट इज सेइंग इट क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स. हैव यू सीन इट? कभी सुना है कि कंप्यूटर ने मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज और सॉन्ग्स बना दिए हो? कभी सुना है? ओके कभी सुना है आपने ये? आज मैंने नहीं सुना है. एंड दिस is at present the wrong thing. तो you will be eliminating जहां पे second नहीं होगा, so ये second होगा, so D will be eliminated from here. Now with the help of elimination we are left with only one option, that is B, and that's the correct answer. So B is the correct answer and we need to develop these skills. ये सारे skills आपको अपने में लाने पड़ेंगे. Okay, because UPSC is going to come up with these statements. ऐसे ही statement based question आएंगे, आपको लगेगा बहुत अजीब से सवाल हैं, difficult भी होंगे, but आपको फिर भी आंसर देना पड़ेगा. That's the point here. Okay, ये बात समझना जरूरी है. So this is how we will be, you can say, coming up with the solution to this particular question. And I am telling you this thing, UPSC prelims के अंदर क्या होता है ना, हार नहीं माननी होती कभी भी. हमें पता है कि देखो लिमिटेड क्वेश्चन हमें आते होंगे, लाइक यू विल बी वेरी प्रो इफ यू नो 70% ऑफ द क्वेश्चन. अगर 70 क्वेश्चन आते हैं ना तो मतलब आप बहुत कुछ जानते हो, आप तो मतलब बहुत ही जबरदस्त आपने प्रिपरेशन कर रखी है अगर 70 क्वेश्चन आते हैं. बट इवन इफ वी आर नॉट नोइंग द आंसर, स्टिल वी हैव टू कम अप विद द आंसर यूजिंग योर कॉमन सेंस. अपनी कॉमन सेंस, अपनी एबिलिटी को आपको यूज करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा. हर वो हथियार, हर वो स्किल आपको डेवलप करना पड़ेगा. विदाउट दैट इट इज डिफिकल्ट टू क्लियर दिस एग्जाम. बट आप यू कैन लर्न दीज थिंग्स विद प्रैक्टिस. कम अप विद, यू कैन से
lot of questions, attempt lot of questions and try to bring your own idea, your own skill. आप अपने तरीके खुद जो है imbibe करो, बनाओ. So ये कुछ तरीके हैं हमें समझने होते हैं. यूपीएससी प्रिपरेशन ही इस तरीके की है. So well, this is what we have for today's session. Okay. So again, I am telling you this thing today. The Hindu didn't come up with the newspaper. आज के दिन मकर संक्रांति की वहाँ छुट्टी मनाई जाती है और आज अखबार नहीं आता है. But still, with our effort, we are bringing this content for you that is going to be helpful for your preparation. जो चीज़ें मैंने आज डिस्कस की हैं ये जब द हिंदू की वेबसाइट से थी, ऐसा हो सकता है कि कल ये ही चीज़ें जो हैं वो अखबार में दे दें. So if it will be there in tomorrow's newspaper, I won't be picking it up. कल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम इसको यहाँ पे कवर कर चुके हैं. So this is what things are. So that's it for the day then. Thank you very much.